हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ और एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ, इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। और आखिरी दिन इन दोनों आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। मुझे पता, आप सोच रहे होंगे कि मैं बम्पर सब्सक्रिप्शन बोलूंगा, बट बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन था। तो दोनों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन वगैरह तो जानेंगे ही, कितने पैसे भी लगे हैं वो भी जानेंगे। उसके अलावा अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहाँ चेक करना है, वो सारी चीजें जानेंगे। और अमांता हेल्थ केयर का जो आईपीओ है 1 सितंबर मंडे को ओपन होने वाला है। इसकी एंकर लिस्ट आज आ चुकी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई कैसी आई है। उसके अलावा रिलायंस की आज एजीएम थी, एजीएम के अंदर जियो आईपीओ की आखिरकार अनाउंसमेंट कर दी है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके अलावा भाई ब्रिक्स को लेकर आगे जो मोदी चाइना विजिट करने वाले हैं, मार्केट का आज भी जो हाल बुरा हो रखा है टैरिफ के कारण, उसका जवाब देने के लिए वो चाइना भी जाने वाले हैं। तो आगे क्या हाल होने वाले हैं मार्केट के अंदर वो भी हम जानेंगे। और विक्रम सोलर आईपीओ के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिली, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ टोटल 23.59 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर टोटल 3 दिन के अंदर। मतलब उम्मीद इससे ज्यादा ही थी, बट अभी मार्केट की कंडीशन देखते हुए क्यूआईबी ने आज कुछ ज्यादा इंटरेस्ट जताया नहीं, वरना ये सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा जा सकता था। क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 19.45 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। 13,000 करोड़ में से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए ही क्यूआईबीज ने लगाए हैं। मतलब सोच लीजिए कितना कम पैसा लगाया है। वरना अगर क्यूआईबीज का आप सब्सक्रिप्शन देखें, जिस हिसाब से एनआईआईज ने आज सब्सक्राइब किया है, मतलब एनआईआईज भी इससे ज़्यादा ही करते, तो मुझे लगता है कि भाई ये जो 13,000 करोड़ रुपए आज आप देख रहे हो, अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी होती तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट आप देख सकते थे, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा फिगर होते। बट मार्केट की कंडीशन के कारण ये जो सब्सक्रिप्शन के फिगर हमें कम नजर आ रहे हैं। मैं भी अप्लाई करने वाला था ज़्यादा लॉट, बट मैंने सिर्फ रिस्क के लिए 2 लॉट ही रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं, सिर्फ रिस्क देखने के लिए। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। मैंने आपको बताया मैं क्लियर हूँ, मैं इसके अंदर बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाला था, बट देखने के लिए मैंने 2 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया। आपने कितने कितने लॉट कौन कौन सी कैटेगरी में किया है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैंने टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको अपडेट कर दिया था कि भाई उस टाइम सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा है। मैंने लगभग 3:45 बजे के आसपास ही सब्सक्रिप्शन आपको बताया था, ठीक है। इसीलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। एनआईआई पोर्शन 58 गुना के आसपास 7,000 करोड़ रुपए एनआईआईज ने लगाए हैं। रिटेल पोर्शन लगभग 11 गुना के आसपास लगभग 3,000 करोड़ रुपए रिटेलर्स ने लगाए हैं। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो काफी कम है, उम्मीद से भी कम है, ठीक है। अब अलॉटमेंट की चांसेस कितने, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है, ये देखिए मैं आपको लगभग बता रहा हूं। तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन है 8% के आसपास, 8%, 100 में से 8 लोगों को अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग 3% के आसपास अलॉटमेंट के चांसेस हैं 100 में से। रिटेल कैटेगरी के अंदर 11% जैसे चांसेस हैं। या आप बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो चांसेस देख रहे हैं, स्मॉल एचएनआई अगर अभी डिमांड होती है ना, तो स्मॉल एचएनआई में 1% से भी कम चांसेस होते हैं। अब इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है बिग शेयर की वेबसाइट पर 1 सितंबर मंडे को हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। जीएमपी जो है इसकी 20 से 25% जो चल रही थी, आज की तारीख में सिर्फ 5% के आसपास बता रही है, ₹5 पर शेयर। बट मुझे लगता है जो ब्रिक्स का अभी मोदी जो जाने वाले हैं चाइना, जो मीटिंग होने वाली है चाइना के अंदर, उसके बाद कुछ मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, कुछ नए अनाउंसमेंट हो सकते हैं। कुछ हो सकता है चाइना और इंडिया के अंदर कुछ ट्रेड को लेकर, मतलब जो व्यापार हो रहा है उसको लेकर कुछ समझौते हो जाएं। हो सकता है हमें कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे मिल रहे हो सस्ते मिलने शुरू हो जाएं, कुछ ना कुछ होगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और ब्रिक्स की करेंसी को लेकर भी कुछ अपडेट आ सकते हैं। फिर दोस्तों, एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ टोटल ये 7.12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 861 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। ये तो ठीक है, चलो इसकी डिमांड शुरुआत से कम थी, तो क्या है कि सब्सक्रिप्शन की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बट इसको भी काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, इतना कम तो उम्मीद नहीं थी। क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 1 टाइम्स 1 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ है। वो तो कल जैसा सब्सक्राइब था आज ही ऐसा ही हुआ। आज मतलब क्यूआईबी ने बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लिया इस आईपीओ के अंदर, बहुत ही खराब हुआ इसके साथ। सिर्फ 97 करोड़ रुपए क्यूआईबी ने लगाए हैं। एनआईआई पोर्शन 10.61 गुना के आसपास 192 करोड़ सिर्फ एनआईआई ने लगाए हैं। रिटेल पोर्शन 47 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा रिटेलर्स ने लगाया 572 करोड़ रुपए। मतलब ये सोचने में भी नहीं आ रहा, क्यूआईबी ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, सिर्फ रिटेलर्स ने इंटरेस्ट लिया है। मतलब जबरदस्त बात है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया। देखिए जीएमपी वगैरह मार्केट का कारण भी नहीं था, उसके अलावा ये फाइनेंशियली थोड़ी कमजोर भी थी, फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक नजर आ रही थी, इस कारण भी थोड़ा मेरा एक कारण रहा। बाकी मार्केट की कंडीशन तो है ही। अब इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, तो बिग एचएनआई कैटेगरी अंदर 66% जैसे अंदाजन, मतलब लगभग आप मान के चले 66%।
स्मॉल H1I के अंदर लगभग 7% के आसपास, रिटेल कैटेगरी के अंदर 2.5%, लगभग 2.5% के आसपास आप चांसेस मान के चल सकते हैं। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, आप देख लीजिए। फिर अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा 1 सितंबर मंडे को। देखिए काफ़ी छोटी कंपनी है पर रजिस्ट्रार इन्होंने के फिनटेक को रखा है, काफ़ी अच्छी बात है। जीएमपी सिर्फ 2% के आसपास बता रही है, 2 से 4 रुपए पर शेयर के बीच में है, तो मतलब डिमांड काफ़ी कम है। फिर दोस्तों अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ 1 सितंबर को ओपन होने वाला है मंडे को। इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है। 37.8 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। 126 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। 30% एंकर पोर्शन जो है उसके लिए मतलब ये अमाउंट चला गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा अच्छा पैसा मतलब रिजर्व हो गया। उसके बाद QIBs भी लगाएंगे, तो मतलब एक स्टेबिलिटी आती है। जब एंकर आते हैं ना तो स्टेबिलिटी आती है किसी भी आईपीओ के अंदर, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इनका मतलब लॉक इन पीरियड भी होता है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट के अंदर FIIs के कोई बड़े नाम शामिल नहीं है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोई शामिल नहीं है। जो भी ये DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, बंधन म्यूचुअल फंड थोड़ा बड़ा नाम है। फिर शाशी फंड, परपेचुटी, आर्थ ग्रोथ, सनराइज इन्वेस्टमेंट, फिन वैन्यू कैपिटल, इस तरह के DIIs शामिल है। ठीक है, एंकर लिस्ट खराब नहीं है, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, बट फिर भी एक बंधन म्यूचुअल फंड बड़ा नाम है, तो मैं लगभग इसकी एंकर लिस्ट को 4, 4.5 जैसी रेटिंग देना चाहूँगा। छोटे इश्यू साइज के कारण 4, 4.5 दे रहा हूँ। अगर थोड़ा साइज बड़ा होता तो हो सकता है एंकर लिस्ट में 1-2 बढ़िया और नाम हो सकते थे। तो एंकर लिस्ट में देख लीजिए आधा पॉइंट तो दे ही सकते हैं, मतलब छोटा इश्यू साइज के कारण थोड़ा रिस्पेक्ट के लिए आधा पॉइंट दे सकते हैं। बाकी GMP 20% के आसपास बता रही है, लगभग मान के चले 20 से 22 रुपए पर शेयर की GMP मान के चल सकते हैं। तो GMP में 20 का पूरा 1 पॉइंट हो जाता है। बाकी वैल्यूएशंस PE वाइज देखिए, प्राइस टू बुक के हिसाब से तो महंगी है। बाकी प्राइस बैंड वाइज आधा पॉइंट देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी अभी थोड़ा न्यूट्रल जैसी रेटिंग बन रही है। बाकी अभी और हमें फैक्टर्स देखने चाहिए, अभी थोड़ा वेट हमें करना चाहिए। तो ये है अभी जो IPO चल रहे हैं उनके अपडेट्स। अब दोस्तों आज रिलायंस की AGM थी, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब हर साल एक मीटिंग होती है इनकी, जिसके अंदर जो भी आने वाले प्लान्स हैं उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, या कुछ भी चीज़ें अनाउंसमेंट होने वाली है, जैसे कोई इनकी ऐप वगैरह आने वाली, उन चीज़ों की ये अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया जिसका सबको इंतजार था, मतलब जो हमारे IPO इन्वेस्टर्स हैं उनको तो सबसे ज़्यादा इंतजार था, मुझे भी था। रिलायंस जियो का जो IPO, जियो टेलीकॉम, जिसकी हम सिम यूज़ करते हैं, उसका IPO की अनाउंसमेंट हो गई है। मतलब जो 2026 का पहला आधा साल होता है उसके अंदर ये IPO आने की संभावनाएं हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब अभी 2025 का साल तो ख़त्म होने आया है, आप मान के चले अभी सितंबर भी लग जाएगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, और अगले जो 6 महीने उसके अंदर, तो मतलब 10 महीनों के अंदर अंदर ये IPO हमें देखने को मिल जाएगा। और ये इंडिया का बिगेस्ट IPO होगा, क्योंकि इसका इश्यू साइज हो सकता है 50,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का। अभी अनुमानित जो इसका इश्यू साइज आ रहा है 52,000 करोड़ रुपए के आसपास, हो सकता है इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हमें देखने को मिले, पर ये इंडिया का अभी आने वाले टाइम में बिगेस्ट IPO होगा। और अब इसकी तैयारियां लगभग शुरू हो जाएगी, इसकी DRHP भी फाइल होना शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको जो नेक्स्ट पूरा डेडिकेटेड एक इसके ऊपर वीडियो दूंगा, भाई ये IPO कब आएगा, कैसे होगा, इसका इश्यू साइज क्या होगा, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या आएगी, प्राइस बैंड क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम क्या आएगी अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो एनुअल जनरल मीटिंग में और भी क्या अनाउंसमेंट हुई उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये बड़ा अनाउंसमेंट मुझे जो लगा आपको सुनाना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि रिलायंस AGM के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ है। और हमारे जो IPO इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो यही खबर होती है कि भाई IPO कौन सा आएगा, तो ये IPO हमें देखने को मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे NSDL कंपनी है, अभी IPO आया था, उस तरह की रिलायंस जियो भी है। अब देखिए कंपटीशन में कौन है, अभी आज की तारीख में अगर देखें, वोडाफोन आइडिया तो लगभग बाहर हो चुके हैं रेस से, एयरटेल और जियो, ये 2 ही कंपटीशन के अंदर है। और अभी जियो का मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो बेनिफिट है, मतलब ऐसे क्वालिटी शेयर अगर हमारे पास होंगे तो बेनिफिट तो होगा ही, इसीलिए सभी लोग इसका इंतजार करेंगे। तो कल इसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आज बात करें भाई मोदी की या ब्रिक्स सम्मेलन की, मतलब ये जो ब्रिक्स के ऊपर जो बातें चल रही है, ब्रिक्स करेंसी आने वाली है। अब करेंसी आएगी नहीं आएगी वो तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। बट अभी 31 अगस्त को जो दौरा होगा, मतलब जो विजिट करेंगे चाइना में, उसके अंदर बहुत सारे आउटकम आएंगे। भी नया ट्रेड वगैरह होगा, नई व्यापार की समझौते होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है जैसे पिछले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मोबाइल वगैरह हमें जो महंगे मिल रहे थे कुछ और सस्ते हमें होते हुए देखने को मिल जाए। हो सकता है जो टैरिफ वगैरह एक दूसरे पर कम करते हुए देखने को मिल जाए। जो भी ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसको कुछ ना कुछ तो ये जवाब देने वाले हैं। तो क्या आउटकम्स आएंगे, मुझे लगता है अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे और मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी शानदार खबरें आ सकती है। तो ये चीज़ क्लियर है। फिर दोस्तों विक्रम सोलर का IPO वो भी आज डाउन देखने को मिला है, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो देखिए कंपनी ओवरऑल बैलेंस्ड अच्छी नज़र आ रही है। बाकी आप रिव्यू का वीडियो भी देखिए तो थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जब भी कोई क्वालिटी शेयर डाउन जाते हैं तो नया मौका आता है, मतलब
आपको पहले ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये हम चीज़ खरीद नहीं पाए, तो खरीदारी का एक नया मौका होता है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अच्छे शेयर जब डाउन होते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती, और गिरावट टेम्परेरी होती है और मौका फिर ये कभी कभार आता है, रोज़ आता नहीं कि भाई आप सोच लो कि मार्केट डाउन जाएगा और हम उस शेयर ले लें, तो वो कभी कभार मौका मिलता है कमाने का। तो डाउन जा रहा है तो मुझे लगता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आज मार्केट भी डाउन था, सारे इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी में हल्की हल्की गिरावट थी। और आज बात करें अगर एफआईआईज की, तो एफआईआईज की तरफ से सेलिंग आई है, लगभग 8300 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईआईज ने की है। डीआईआईज ने बाय किया है 11400 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ठीक है, मतलब एफआईआईज की तरफ से सेलिंग तो अब देखिए आनी है, इस कारण ही मार्केट तो थोड़ा डाउन है। उसके अलावा ग्लोबली कंडीशन अगर आप देखें तो वो भी वीक चल रही है, इस कारण भी एफआईआईज की तरफ से सेलिंग है। बट जो 31 अगस्त का जो दौरा होगा चाइना का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। पॉजिटिव आउटकम जरूर आएंगे, क्योंकि अब देखिए इंडिया भी यही चाहेगा कि भाई एक तो अमेरिका से तो अभी रिश्ते बिगाड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा ना। चाइना भी अभी पावर है उसके पास भी, अमेरिका के बाद अगर कोई बड़ा देश कहें पावरफुल तो भी चाइना कह सकते हैं आप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पावर चाइना के पास ज़्यादा है। इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो भी आने वाले टाइम में बड़ा हो सकता है, चाइना को काफ़ी टक्कर दे सकता है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।